नमस्कार। करम ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल स्टडीज को ना बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। हाँ, मतलब ये विषय क्या है, कहाँ से आया, इसका असली मतलब क्या है, सब कुछ। बिल्कुल, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लाइन टू लाइन चलेंगे और हर चीज को ऐसे समझेंगे जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो, ताकि एग्जाम की सारी टेंशन खत्म हो जाए। चलो शुरू करें। तो सामाजिक अध्ययन की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी पहली सोच कहाँ से आई? देखो, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ग्रीस की, सुकरात के समय की। सुकरात? हाँ, उन्होंने तो कहा था मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, और यही वो पहली चिंगारी थी। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? हाँ, पर बात बहुत गहरी है। मतलब हम चांद तारों की पहेलियां सुलझाएं, पर पहले ये तो समझें कि हम इंसान कैसे हैं, हमारा समाज कैसे काम करता है। एकदम सही। हम कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं। सुकरात के हिसाब से यही सबसे बड़ा ज्ञान था, और सामाजिक अध्ययन की नींव समझो यहीं रखी गई थी। तो ये तो एक दार्शनिक विचार हो गया, लेकिन एक विचार को स्कूल के सब्जेक्ट बनने में तो बहुत समय लगा होगा। हाँ, सदियां लग गईं। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 1892 में अमेरिका में। अच्छा, 1892 में यूएसए में क्या हुआ था वहाँ? वहाँ विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन सिटी में कुछ बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद मतलब एकेडमिक्स एक सेमिनार के लिए इकट्ठा हुए। और उन्होंने ये तय किया कि बच्चों को एक ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिसमें नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स, हमारे देश और नियम कानून, हाँ, और साथ में इतिहास यानी पुरानी बातें और अर्थशास्त्र, पैसे और बाजार की समझ, ये सब एक साथ हो। तो यहीं से ये एक सब्जेक्ट के तौर पर उभरने लगा। बिल्कुल, और फिर 1916 में जाकर इसे ऑफिशियल तौर पर एक अलग सब्जेक्ट मान लिया गया। मतलब अब ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। हाँ, तो 1916 में इसे मान्यता मिल गई। हाँ, और फिर उसके 5 साल बाद 1921 में अमेरिका में इस विषय के लिए एक खास संस्था बनी, NCSS, यानी राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद। NCSS, तो इस परिषद ने क्या किया? इस संस्था ने कहा कि सामाजिक अध्ययन का जो असली स्वरूप है वो एकीकृत होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। एकीकृत, ये शब्द बार बार आता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल मतलब है सब विषयों को जोड़कर पढ़ाना। अच्छा, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं पढ़ाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सबको मिलाकर एक कहानी की तरह पढ़ाना, ताकि ये समझ में आए कि ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। विषयों के बीच की सीमाएं खत्म करना। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, और इसी बात पर एक और बड़े विचारक जॉन ड्यूई ने बहुत जोर दिया। जॉन ड्यूई, हाँ। उन्होंने कहा कि ज्ञान तो एक ही समंदर जैसा है, हम उसे अपनी सुविधा के लिए अलग अलग नदियों में मतलब विषयों में नहीं बांट सकते। बिल्कुल सही। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी वजह से अमेरिका में जॉन ड्यूई को सामाजिक अध्ययन का पिता या जनक माना जाता है ना? एकदम सही। और उनके विचारों का इतना प्रभाव था कि 1920 से लेकर 1955 तक का जो समय था, हाँ, उसे वहाँ का गोल्डन पीरियड कहते हैं। हाँ, सामाजिक अध्ययन के लिए वो स्वर्ण युग था। ये विषय बहुत पॉपुलर हुआ और खूब फैला। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब आते हैं अपने देश भारत पर। यहाँ इसका विकास कैसे हुआ? देखो, भारत में इसकी कहानी भी आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। 1937 में जाकिर हुसैन समिति बनी थी। जाकिर हुसैन समिति 1937? हाँ, इस समिति ने सिफारिश की कि बच्चों को एक ऐसा विषय पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उन्हें अपने आसपास की जगह मतलब अपने स्थानीय परिवेश की जानकारी मिले। तो यहाँ जोर लोकल पर था, अपने समाज और माहौल को जानने पर। बिल्कुल। फिर देश आजाद हुआ और 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मुदालियर आयोग, भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। और इस आयोग ने साफ साफ कहा कि सामाजिक अध्ययन को एकीकृत रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे अमेरिका में हो रहा था। तो इसी सिफारिश के बाद ये हमारे स्कूलों में आया। हाँ, 1955 से भारत के लगभग सभी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाना शुरू हो गया। इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को मिलाकर एक विषय बना दिया गया। और बाद में इसमें कुछ और भी जोड़ा गया था शायद। हाँ, बिल्कुल। साल 2000 में NCF ने कहा कि सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी को भी शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे समाज कैसे काम करता है, उसकी बनावट क्या है, ये भी समझ सकें। एकदम सही।
तो अब तक हमने इसकी पूरी यात्रा समझ ली। अगर अब हमें इसका मतलब, इसकी परिभाषा एक लाइन में समझनी हो तो वो क्या होगी? सबसे आसान भाषा में सामाजिक अध्ययन है मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना। थोड़ा और आसान करेंगे इसे? हाँ, और आसान करते हैं। इसका मतलब है इंसानी रिश्तों की पढ़ाई। इंसानी रिश्तों की पढ़ाई? हाँ, हमारा अपने परिवार से, समाज से, देश से और पूरी दुनिया से क्या रिश्ता है, बस यही सब इसमें हम पढ़ते हैं। कई विचारकों ने भी इसे परिभाषित किया है। जैसे वेस्ली ने क्या कहा था? वेस्ली ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन में हम अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के, मतलब सोशल साइंसेस के बेसिक और सबसे जरूरी तत्व पढ़ते हैं। और जेरोलिमिक, उनकी परिभाषा भी है। जेरोलिमिक ने कहा कि ये विषय इंसान का इंसान से और इंसान का अपने आसपास के माहौल यानी वातावरण से जो रिश्ता है उसकी पढ़ाई करता है। मतलब इंसान का लोगों से और प्रकृति से रिश्ता। माइकलिस ने भी तो कुछ ऐसी बात कही थी। हाँ, मिलती जुलती बात है। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी सामाजिक और भौतिक वातावरण में जो भी काम करता है, जो भी क्रियाएं करता है, उसी की पढ़ाई सामाजिक अध्ययन है। और जेम्स हैमिंग ने इसे और साफ कर दिया था। बिल्कुल। जेम्स हैमिंग ने कहा कि इसमें हम इतिहास, भूगोल और समाज, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, इसी अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम इन सब परिभाषाओं को मिला दें तो इस विषय की कुछ खास बातें, कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि ये मानव जीवन का अध्ययन है। हाँ। दूसरी, ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है। तीसरी, ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, मतलब जो भी हम समाज में करते हैं, त्योहार, चुनाव, व्यापार, सब कुछ। बिल्कुल। और चौथी बात, ये हमें सिखाता है कि हम लोगों और अपने आसपास की प्रकृति यानी सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इसकी एक और खास बात है कि ये हमें आज को समझने के लिए कल की बातें बताता है और आने वाले कल के लिए तैयार करता है। मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का एक साथ अध्ययन। वाह! और ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है ना? नहीं, इसमें हम अपने गांव या शहर यानी स्थानीय स्तर से लेकर पूरे देश और फिर पूरी दुनिया के रिश्तों को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक साथ समझते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये अकेला विषय नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का एक एकीकृत रूप है, एक मिला-जुला रूप। ठीक है, अब आते हैं इसकी अवधारणा और प्रकृति पर, मतलब इस विषय को देखने के नजरिए पर। हाँ, इसके दो मुख्य नजरिए हैं, एक परंपरागत यानी पुराना और एक नवीन यानी नया। परंपरागत अवधारणा तो जॉन ड्यूवी वाली होगी। बिल्कुल, वही कि ज्ञान एक ही है, इसलिए सारे विषय जोड़कर पढ़ाओ। सामाजिक अध्ययन इसी सोच से पैदा हुआ। और नवीन अवधारणा इससे अलग कैसे है? नया नजरिया कहता है कि हमारा समाज स्थिर नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। ये तो है। तो जैसे आज हमारे रिश्ते और जीने का तरीका 100 साल पहले से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ये विषय हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि इस बदलाव को समझने में भी मदद करता है। बिल्कुल। तो अब इस विषय की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है? कई लोग कहते हैं कि आर्ट्स है, कुछ कहते हैं साइंस है। और सच ये है कि ये दोनों है। दोनों कैसे? देखो, ये कला यानी आर्ट्स इसलिए है क्योंकि ये इंसानी व्यवहार, संस्कृति और रिश्तों को समझता है, जिन्हें आप सिर्फ नंबरों में नहीं माप सकते। ठीक है। और ये विज्ञान यानी साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम तथ्यों, सबूतों और आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, हम हवा में तीर नहीं चलाते। और ये एक स्वतंत्र विषय भी है अब? हाँ, अब ये एक अपने आप में पूरा और स्वतंत्र विषय बन चुका है। और जैसा हमने कहा, ये एक एकीकृत विषय है। इसकी एक और प्रकृति बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में, वो है आलोचनात्मक चिंतन पर बल। ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी पॉइंट है, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या है? रट्टा न मारना। सिर्फ उतना नहीं, इसका मतलब है कि किसी भी बात को बस मान मत लो, उस पर सवाल करो, सोचो कि ऐसा क्यों है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। अच्छा, ये विषय हमें सोचना सिखाता है, सिर्फ याद करना नहीं। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की, इसके दायरे की। प्रोफेसर मुफात ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसके बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था, जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर है और इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से होता है। कितनी गहरी बात है, मतलब ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी के लिए। बिल्कुल। और इसीलिए इस विषय का क्षेत्र, इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है।
और इस पूरे विषय के सेंटर में कौन है? मानव, हम इंसान। हाँ, इसमें हम इंसान का इंसान से क्या रिश्ता है और इंसान का प्रकृति से क्या रिश्ता है, इसी को पढ़ते हैं। इसके दायरे को एक डायग्राम से भी समझाते हैं ना, व्यक्ति से शुरू होकर। हाँ, इसकी यात्रा एक अकेले इंसान यानी व्यक्ति से शुरू होती है, फिर परिवार, फिर समाज, और फिर पूरा देश यानी राष्ट्र, और आखिर में पूरी दुनिया यानी विश्व तक। बिल्कुल। तो मतलब ये छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल तक हर चीज को कवर करता है। एकदम। इसकी विषय वस्तु एक व्यक्ति से शुरू होकर वैश्विक स्तर तक जाती है, और इसमें हम कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो सकता है, इन सबको जोड़कर देखते हैं। तो ये था सामाजिक अध्ययन का पूरा परिचय। उम्मीद है अब ये विषय मुश्किल नहीं लग रहा होगा। देखा कितना आसान था जब हमने इसे तोड़-तोड़ कर समझा। बिल्कुल। अब चलो सबसे जरूरी हिस्सा करते हैं, एक फटाफट रिवीजन, ताकि एग्जाम के लिए सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सोच तो सुकरात से शुरू हुई, मानव का अध्ययन, पर एक विषय के तौर पर शुरुआत 1892 में यूएसए से मानी जाती है। और यूएसए में इसका जनक किसे जाते हैं? जॉन ड्यूवी को। ठीक है। और भारत में ये कब और किसकी सिफारिश पर शुरू हुआ? मतलब क्या है एक लाइन में? मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। इसका दायरा यानी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे विश्व तक। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, रटना या कुछ और? रटना बिल्कुल नहीं, बल्कि आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाना, सोचना और सवाल करना। और आखिर में ये किन चीजों को जोड़ता है? ये भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़कर देखने का नजरिया देता है। बस इतना याद रख लो। इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। अगली बार हम एक नए टॉपिक को ऐसे ही आसान बनाएंगे। तब तक पढ़ते रहो।